हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर उसको देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। मैं आपको बता दूं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझें ताकि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले यहाँ पर हम स्टूडेंट्स बात करेंगे एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं। तो देखें, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव ए सॉर टेस्ट। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था ऐसे सभी सब्सटेंस जिनका स्वाद खट्टा होता है उन सबको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स कहते हैं। और एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ कॉमन फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं, जैसे रॉ मैंगो हो गया, कच्चा आम हो गया, है ना। इसके अलावा ग्रेप्स हो गए, लेमन, ऑरेंज। आपने देखा होगा ये जितने भी सारे फल हैं ये खट्टे होते हैं, और खट्टे हैं इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, एसिड्स कह देते हैं। मतलब इनके अंदर क्या होता है, एसिड्स होता है। अब एसिड्स के मेनली 3 टाइप होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड, एंड कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स के बारे में। तो देखो, ऑर्गेनिक एसिड्स को हम नेचुरल एसिड्स भी कहते हैं। मतलब ऐसे एसिड्स जो हमें नेचर से हमें मिलते हैं, पहले से नेचर में प्रेजेंट होते हैं और हम उन्हें बस यूज करते हैं। जैसे फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती हैं, उनमें जो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो एसिड्स होते हैं नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स, ये वीक एसिड होते हैं। मतलब अगर हम इन्हें खाते हैं, इन्हें अगर हम लेते हैं अपने शरीर के अंदर तो हमें उससे कोई भी नुकसान नहीं होता। यानी कि एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स। Organic acids are weak acids. It is not harmful to eat, to drink substances naturally occurring acids in them। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इनको अगर हम क्या करते हैं, ड्रिंक करें या अगर हम इनको खाएं, जैसे सपोज हम टमाटर खा रहे हैं, है ना, या इसके अलावा हम संतरा खा रहे हैं या कोई भी चीज़ अगर हम खा रहे हैं तो ये वीक एसिड्स होते हैं। इनके अंदर जो एसिड्स है वो उससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता। अब कौन कौन से नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं उनको हम देखेंगे। विनेगर यानी कि सिरका, इसमें होता है हमारा कौन सा, एसिटिक एसिड। वहीं इसके बाद आते हैं ऑरेंज, ऑरेंज में होता है कौन सा, सिट्रिक एसिड। टेमरिंड यानी कि इमली, इसमें होता है कौन सा, टार्ट्रिक एसिड। ये नाम जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टोमेटो में होता है कौन सा, ऑक्सैलिक एसिड। दही जो होता है सॉर मिल्क, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। लेमन में, नींबू में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। अब देखो इसके अंदर भी एसिड है, और एसिड होने के बावजूद हम आराम से इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं, हमें कोई भी नुकसान नहीं होता। एंड स्टिंग, चींटी का डंक। आपने देखा होगा जब कभी लाल चींटी हमें काटती है तो वहां पर थोड़ी देर तक जलन रहती है, तो वो जलन किसकी वजह से होती है, मेथेनोइक एसिड की वजह से। नेटल स्टिंग में भी जो एसिड होता है वो कौन सा होता है स्टूडेंट्स, मेथेनोइक एसिड। यहाँ मैं आपको बता दूं ये जो एसिडिक एसिड लिखा हुआ है एक्चुअली में ये क्या है, कॉमन नेम है। ये एसिडिक एसिड क्या है, कॉमन नेम है किसका, इथेनोइक एसिड का। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि इथेनोइक एसिड भी कहते हैं इसको, केमिकल नेम इसका है इथेनोइक एसिड और कॉमन नेम क्या हो गया इसका, एसिटिक एसिड। वहीं ये मिथेनोइक एसिड केमिकल नेम है। आपने मुझे बताना है, आपको मैं काम दे रहा हूं, आपने मुझे बताना है अभी के अभी कमेंट करके बताएं कि मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पता होगा। तो जिस किसी बच्चे को भी पता हो वो जरूर बताएं मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम, अभी के अभी कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बारे में बता दूं, नेटल स्टिंग। नेटल क्या होता है, एक तरह का प्लांट होता है और उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, और उस कांटों में क्या होता है, एसिड होता है। अगर एक्सीडेंटली आपने अगर गलती से टच कर लिया उसको तो वो हल्के से आपको चुभ जाते हैं, चुभने से जलन होती है और मिथेनोइक एसिड की वजह से ऐसा होता है। चलिए अब हम आगे देखेंगे। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। पहले हमने देखा था ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में, अब हम बात करेंगे मिनरल एसिड्स के बारे में। मिनरल एसिड्स मतलब जो एलिमेंट्स वगैरह से मिलकर बने होते हैं, जैसे आपका हो गया HCl हो गया, है ना, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया, जैसे हम बात करते हैं HNO3। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं। ठीक है। तो 3 मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स है, ये तीनों का नाम यहाँ पर दे दिए। अच्छा, कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड जो होते हैं बहुत डेंजरस। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि पानी नहीं मिला होता है इनके अंदर, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं और ये बड़े डेंजरस होते हैं हमारे लिए। ये अगर जरा सा भी हाथ पर अगर गिर जाए, कपड़ों पे गिर जाए तो वहां से जला देंगे उसको वो। ठीक है ना। तो दीज एसिड्स शुड बी हैंडल्ड विद केयर। इनको बहुत ज्यादा संभाल के यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए इनको। अब आते हैं हमारे सेकंड टाइप आएगी हमारी कौन सी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। तो देखें, ऑल द एसिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड।
तो देखो भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, तीनों मिनरल एसिड होते हैं ये, है ना। वहीं एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे वीक एसिड्स होते हैं। अब इसमें देखो जितने भी नाम लिखे हैं ये वाले, आपको पता चल रहा होगा ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं, नेचुरल एसिड्स हैं ये, है ना। सारे के सारे हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमको मिलते हैं। तो सारे जो, और ये वीक होते हैं, सारे जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक ही मिनरल एसिड है जो कैसा होता है हमारा, वीक होता है, और उसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक ऐसा मिनरल एसिड है जो क्या होता है, वीक होता है। बाकी जो नेचुरल एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे वीक होते हैं। अच्छा, अभी कार्बोनिक एसिड क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, H2CO3। एक सवाल और आपके लिए, कार्बोनिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है, हम इसे डेली लाइफ में इसे यूज करते हैं, पीते हैं इसको, तो आप मेरे को बताइए कार्बोनिक एसिड आप कहाँ यूज करते हैं, कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ, मतलब किस फॉर्म में आप इसको लेते हैं या यूज करते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके आप मेरे को बताएं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड्स आर क्वाइट सेफ टू ड्रिंक, ठीक है ना। अगर हम इनके डाइल्यूट सॉल्यूशन को अगर पीते हैं तो हमारे लिए वो क्या होते हैं, सेफ होते हैं। अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड, और ये तीसरी टाइप भी है, ध्यान से समझेंगे। तो देखो, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, ये वो एसिड्स होता है जिसमें पानी बहुत कम होता है या नहीं भी होता उसके अंदर, ठीक है। और कंसंट्रेशन जो होती है एसिड की डिक्रीज हो जाती है बाय एडिंग मोर वाटर टू इट, और अगर हम इसके अंदर ज्यादा पानी मिला देंगे तो उसकी जो कंसंट्रेशन है, या ये कह लो जो पावर है उस एसिड की, वो क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। जब पानी हम इसके अंदर मिलाएंगे तो वो क्या हो जाता है, एसिड हमारा हो जाता है डाइल्यूट। देखो दो चीजें आएंगी, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है स्टूडेंट्स, पूरा प्योर एसिड, बड़ा पावरफुल होता है, वो हाथ पे गिर जाए हाथ जल जाएगा। उसकी पावर को कम करने के लिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, तो उसको हम बोल देंगे क्या, डाइल्यूट एसिड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है ना। तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है, इज वन विच कंटेन्स अ मच मोर ऑफ वाटर इन इट, इसके अंदर क्या होता है, ज्यादा मात्रा में पानी होता है। तो अभी मैंने बताया इसको हम क्या बोलते थे, डाइल्यूशन कहते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, डाइल्यूटिंग एसिड्स में हम क्या करेंगे, द डाइल्यूशन ऑफ अ कंसंट्रेटेड acid should always be done by adding concentrated acid to water gradually with stirring and not by adding water to the concentrated acid। अब यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखनी है, मान लीजिए हमको एसिड में क्या करना है, पानी मिलाना है, मतलब उसको डाइल्यूट हमें करना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है भाई। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एसिड ले लें, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, वाटर ले लें, है ना। इस एसिड के अंदर अगर हम क्या करते हैं, पानी मिला दें, मिल जाएगा इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, दो रीजन है इसके। पहला रीजन क्या होगा, जब आप वाटर को एसिड में मिलाओगे ना, तो इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा स्टूडेंट्स, हीट रिलीज होगी। अब उस हीट की वजह से क्या हो सकता है, आपका हाथ भी गर्म, बीकर का जब गर्म हो जाएगा आपका हाथ गर्म हो सकता है, वो आपके हाथ से छूट सकता है, तो आप जल जाओगे। दूसरा, आप जब इसको इसके अंदर डालोगे, पानी को जब एसिड्स के अंदर डालोगे, तो कुछ एसिड छलक कर, स्प्लैश होकर आपके चेहरे पर, आपके हाथों पर गिर सकता है, और वो एसिड तो आपको पता ही है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए हम ऐसा भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, नीचे हमको लेना चाहिए पानी, और ऊपर हमको लेना चाहिए जो मिलाना है वो एसिड, और उस एसिड को थोड़ा थोड़ा आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर क्या करते जाना है, डालते जाना है। थोड़ा सा एसिड जब आप इसके अंदर डालेंगे और उसको शेक करें, फिर उसके बाद थोड़ा सा डालें, फिर शेक करें, ताकि अगर हीट प्रोड्यूस हो भी रही हो तो वो सारी की सारी क्या हो जाए, वहीं के वहीं यूज हो जाए, बीकर गर्म ना हो पाए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। यहाँ पर हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ ली, यहाँ पर हम ज्यादातर कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होगा, इनकी रिएक्शंस कैसे होती हैं, तो देखेंगे। एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर आप देखें, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्शन करता है और क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। तो ये जो हमारा बनता है ना, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट। आपने देखा होगा चैप्टर में 3 नाम थे, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेस हमने पढ़ लिया, बेस अभी आगे आएगा हमारा। और सॉल्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब दो, जैसे आपको दिख रहा है अपोजिट चार्ज, Zn2 पॉजिटिव है और सल्फेट का क्या है, -2 है, इन दोनों को मिलाकर अगर कोई कंपाउंड बनता है, कोई फॉर्मूला बनता है, तो उसको जनरली हम क्या बोल देते हैं, सॉल्ट कह देते हैं। एक एग्जांपल अगर हम और देखें, मान लीजिए है मैग्नीशियम, और उसकी अगर हम HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा MgCl2 प्लस का H2। मतलब आप बंद करके भी लिख सकते हो आप कि अगर हम मेटल की रिएक्शन एसिड से करा रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। Most of the acids react with metals to form salt and evolve hydrogen gas। स्टूडेंट्स, आपने अब तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दें। जितने ज्यादा लाइक्स होंगे उतना ज्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ताकि मैं और जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूं।
चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, और ये वीडियो अब तक आपको कैसी लगी अभी के अभी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट हमारा आएगा एसिड्स के रिएक्शन, हम पढ़ेंगे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो देखेंगे जरा ये क्या होता है। मेटल कार्बोनेट के जब हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें इसका, आपने क्या करना है, एक मेटल कार्बोनेट ले लिया आपने, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और उसके रिएक्शन आपने करवा दी HCl से। जब हम इसके रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा ये कैसे पता चलेगा, तो देखो एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। ये लिया हुआ है, जब भी हो ना एक Na और एक क्या हो Cl हो, तो ज्यादातर चांस ये होंगे 90% या 99% चांस आप कह सकते हैं ये होंगे कि NaCl बनेगा ही बनेगा। वहीं अगर एक H आ रहा हो और O आ रहा हो तो ज्यादातर चांसेस क्या होंगे कि वाटर भी बनेगा ही बनेगा, और कार्बन है और O भी है तो साथ में क्या बनेगा, CO2 भी बनेगा। आप जितने ज्यादा रिएक्शंस को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उतनी आपको याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हमारा सॉल्ट CO2 और वाटर बन गया। वहीं अगर हम ले लें यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, तो और उसके एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं, कोई भी एसिड हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे सॉल्ट अगेन वही बनेगा। प्रोडक्ट इन दोनों रिएक्शंस में स्टूडेंट्स सेम बनते हैं, बस फर्क यहाँ पर आ जाएगा बैलेंसिंग का। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी ये दोनों रिएक्शन क्या है, हमारी बैलेंस है। तो ये मेटल कार्बोनेट था और ये क्या था, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक सवाल, ये जो CO2 गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा ये CO2 गैस है, तो आपको बता देता हूँ मैं शॉर्ट में। CO2 गैस की पहचान का एक तरीका होता है, आपने क्या करना है, स्लेक्ड लाइम लेना है। स्लेक्ड लाइम मतलब लाइम वाटर, चूने का पानी। लाइम वाटर आपने जो लेना है उसमें CO2 गैस पास करानी है। जैसे ही आप CO2 गैस इसके अंदर पास कराओगे ना, हम देखेंगे लाइम वाटर क्या हो जाता है हमारा, मिल्की, बिल्कुल दूधिया हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो इसका मतलब जो गैस आपने पास करवाई है वो कौन सी गैस है, हमारी CO2 गैस है। कौन सी गैस है स्टूडेंट्स, वो CO2 गैस। और ये जो लाइम वाटर मिल्की होता है ये किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 की वजह से होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एसिड के रिएक्शन अब हम पढ़ेंगे किसके साथ, बेस के साथ। तो देखो क्या होता है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एसिड की बेस से करवाएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो देखो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो ये बेस है, ये एसिड है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, सॉल्ट और वाटर। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। जब दोनों ही अगर हम स्ट्रॉन्ग लेंगे ना तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो सॉल्ट बनता है हमारा ये बनेगा बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल पानी जैसा सॉल्ट बन जाए, मतलब पानी जैसा होगा, ना तो एसिडिक होगा ना क्या होगा, ये बेसिक होगा, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आगे, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखो एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो भी क्या बनाते हैं, ये सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे ये CuO हम लेते हैं, इसकी HCl से करवाई तो सॉल्ट और वाटर बन गया। यहाँ एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, जैसे पीछे अभी हमने एक रिएक्शन देखी थी न्यूट्रलाइजेशन वाली, उसमें हमने ये सारी चीजें ली हुई थी, है ना, NaCl और क्या बन रहा था, H2O। अब यहाँ देखो ये H2O, ये भी H2O, ये सॉल्ट, ये भी सॉल्ट, ये एसिड, ये भी एसिड। तो ये अगर बेस होता है तो ये भी क्या होगा, बेस। इससे हमें ये समझ में आएगा कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन in which an acid and base react to form salt and water. Thus, the reaction between acid and metal oxide is a kind of neutralization reaction. It shows the basic nature of metal oxide. कई बार अलग से पूछ लिया जाता है तो आप याद रखेंगे क्यों है मेटल ऑक्साइड का बेसिक नेचर, सीधा जवाब देंगे क्योंकि मेटल ऑक्साइड वही एसिड से रिएक्शन करके क्या बना देती है, सॉल्ट और वाटर बना देती है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं एसिड्स। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। एसिड्स का कोरोसिव नेचर होता है, एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है। कोरोसिव नेचर का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर भी गिर गया हमारे हाथ पैर पर, कपड़ों पर, फर्श पर, तो वहां पर वो जला देता है, कोरोड कर देता है उसको बिल्कुल, ठीक है ना। मिनरल एसिड्स कॉज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल्स लाइक क्लॉथ, wood, metal structures and stonework, so they are said to be corrosive. Acids are never stored in metal container because they gradually corrode and eat up the metal container. इनको कभी भी मेटल के कंटेनर में भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि उस मेटल से क्या करते रहते हैं, धीरे धीरे रिएक्शन करते रहते हैं और मेटल को गला देते हैं, खत्म कर देते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आप लोगों ने लाइक नहीं करी है तो प्लीज जल्दी से आप लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अब हम आगे देखेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर बेसिस। तो अब हम यहाँ पर बेस के बारे में बात करेंगे।
लास्ट टॉपिक हमने देखा था एसिड्स, अब हम बेसिस के बारे में बात करेंगे। तो देखो बेस क्या होते हैं, बेस एक तरह के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका बिटर यानी कड़वा टेस्ट होता है, और ये जो बेस होते हैं ये रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली। सीधी सी बात है, वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज कहते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन आपको वाटर सॉल्युबल बेस बता रखे हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। तो ये हमारे क्या है, बेस। बेस की एक सीधी पहचान भी है, OH उसके अंदर आता है। अगर OH आ रहा है तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो क्या होगा, हमारा बेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज बेस की। तो देखो क्या होता है, बेस जो है वो भी मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देंगे। जैसे एसिड दे रहा था, है ना, ये मेटल है, ये बेस है, और ये सॉल्ट बना दिया और ये हाइड्रोजन गैस बना दी। याद रखें, मेटल से जब हम करवा रहे थे तो उसमें वाटर बनता था, और यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, जब मेटल से करवा रहे हैं बेस की तो हाइड्रोजन गैस बन रही है। और ये जो सॉल्ट बनेगा ना, इस सॉल्ट का नाम होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हमारी, सोडियम जिंकेट। इसी तरीके से अगर हम बेस को देखें, वो रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा, वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है ना। ये बेस आपने ले लिया, और देखो कार्बन नॉन मेटल होता है तो ये उसका ऑक्साइड है, तो इसने क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, यानी कि सॉल्ट और वाटर आपने बना दिया। स्टूडेंट्स, आप मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, उससे रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाए या नहीं, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मुझे अगर आएंगे इस चीज़ के कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं चैप्टर वाइज वो आप बनाओ, तो फिर मैं उसकी वीडियोस आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखो ये जो एसिड्स होते हैं और जो बेस होते हैं, दोनों में एक बात कॉमन होती है। क्या बात कॉमन होती है, अभी हमें पता चल जाएगी। शुरुआत में हमने एसिड्स की डेफिनेशन जो पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, कि भाई एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। एक डेफिनेशन इसकी और है, मतलब मेन जो डेफिनेशन है ना उसकी, वो ये है जो अब हम पढ़ेंगे। क्या होता है, एसिड देखो वो सब्सटेंस होता है जब उसको पानी में डिसॉल्व करें तो वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। एसिड क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन निकालेगा। जैसे देखो HCl है, आप इसको अगर वाटर में डालते हो तो इसमें से H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन निकल जाएंगे, ठीक है ना। या तो आप इसको H पॉजिटिव एक्वस लिख दो, देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप लिख दो इसको H पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, या हम इसको लिख देते हैं H3O पॉजिटिव, और जिसको हम पढ़ते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या पढ़ेंगे इसको, हाइड्रोनियम आयन। यानी कि कोई भी जो एसिड है वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो वो H पॉजिटिव आयन देगा ही देगा, तभी वो एसिड कहलाएगा। ऐसे H2SO4 है, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या देगा, ये 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ये SO4 2 नेगेटिव ऐसे लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। वहीं HNO3 अगर हम लेंगे तो देखेंगे सारे एसिड्स ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, जो ज्यादा कर पाता है, मतलब ज्यादा H पॉजिटिव आयन दे पाएगा, उसको हम बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। जो ज्यादा मात्रा में H पॉजिटिव आयन दे पाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कह देंगे। यानी कि एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। वहीं अगर आप देखेंगे ये जो एसिटिक एसिड है, ये भी H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, लेकिन ये कम मात्रा में रिलीज करता है, और साथ ही साथ ये रिएक्शन जो होती है इसकी ना, ये रिवर्सिबल होती है। मतलब अगर एक बार ऐसे चले गए तो वापस पीछे भी चली जाती है ये। तो अल्टीमेटली जो H पॉजिटिव आयंस इसके बनेंगे वो कम मात्रा में बनेंगे, इसलिए क्या होता है, ये वीक एसिड होता है। तो हम सीधा बोलेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, और जबकि वीक एसिड्स जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते, ठीक है। यानी कि एसिड विच इज पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत आयोनाइज होता है वाटर में, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड्स कहेंगे। याद रखना, एसिड जो है ना बिना पानी के अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएंगे, अपने एसिड की प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि H पॉजिटिव आयन नहीं निकल पाएगा। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन कम से कम आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। उन सबका आंसर सेम ही है, ठीक है, एक ही आंसर है उन सबका। चलिए, सेम यही बात बेस में भी लागू होती है, ठीक है। अगर हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना तो वो H पॉजिटिव आयन देंगे। यहाँ पर अगर हम वाटर ले लें, बेस प्लस वाटर, तो वो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। KOH को वाटर में डालेंगे तो इससे भी क्या बन जाएगा हमारा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। अब जो ज्यादा मात्रा में और ज्यादा इजिली OH नेगेटिव आयन देंगे उसको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कली। वहीं अगर मान लो हम ले लेते हैं NH4OH, और उसको वाटर में अगर हम डिसॉल्व करते हैं ना, तो पता है हम क्या देखेंगे, ये आयंस में तो टूट जाएगा NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में, लेकिन ये रिवर्सिबल होता है, मतलब इससे ये बना तो वापस ये भी बन जाता है। और जो H पॉजिटिव आयन की जो संख्या होती है वो भी क्या बनती है, अमाउंट जो बनता है वो कैसा होता है, कम।
तो इसलिए ये हमारा क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है स्टूडेंट्स, वीक बेस होता है। तो मैंने देखो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के एग्जांपल्स बताए हैं। इन एग्जांपल्स को आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में कैसे भी ये पूछे जा सकते हैं। बेस क्या होता है, बेस which is partially ionized in water and produces a small amount of hydroxide ion is called weak base। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे वीक बेस होते हैं, या इनको हम क्या कह सकते हैं, वीक एल्कली कह सकते हैं, क्योंकि वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अगर आए तो आप उसको तुरंत देख सकें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू सो मच।